हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां से अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और थर्ड चैप्टर जो है समाप्ति की ओर है। कल का जो लास्ट वीडियो होगा 10 या 15 मिनट का, उसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उससे आगे अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे एक बार, फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपन यहाँ से पढ़ रहे थे भ्रूण का परिवर्तन। इससे पहले कल अपन ने भ्रूण कोष के बारे में बताया था कि आवृतबीजी जो पादप होते हैं, उन आवृतबीजी पादपों में 3 प्रकार के भ्रूण कोष पाए जाते हैं। केंद्रीय भ्रूण कोष, कोशिकीय भ्रूण कोष और फैलोपियल प्रकार का भ्रूण कोष। जैसे केंद्रीय प्रकार के भ्रूण कोष में अपन ने बताया था कि जो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक था अपना, उसमें विभाजन होकर वो परिधि की ओर चारों तरफ से व्यवस्थित हो जाता, तो उसके चारों ओर से एक लेयर बन जा रही है, जिससे बीच में एक स्पेस बन जा रहा था, जिसे रिक्तिका कहा गया था। कोशिकीय प्रकार के भ्रूण कोष में भी ऐसा ही हो रहा था कि उसमें क्या हो रहा था, विभाजन होने के बाद में प्रत्येक केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया था। और फैलोपियल प्रकार के जो भ्रूण कोष था, उसमें दोनों ही अवस्थाएं आती है। एक केंद्रीय प्रकार के भ्रूण कोष की अवस्था भी आती है और कोशिकीय प्रकार के भ्रूण कोष की अवस्था भी आती है। अब जैसे ही भ्रूण कोष बन गया, उसके बाद में भ्रूण का परिवर्धन होने लगेगा, कि भ्रूण का विकास होने लगेगा। तो भ्रूण का विकास कैसे होगा, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अपन जानते हैं कि जब वहां से निषेचन की क्रिया संपन्न हुई थी, तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिल गए और मिलकर एक नई संरचना का निर्माण किया, जिसको अपन ने युग्मनज कहा। जिसको अपन ने क्या कहा, युग्मनज कहा। युग्मनज की जो कोशिकाएं होती है, मतलब निषेचन के 72 घंटों तक तो क्या होती है, एक लार्वा अवस्था में रहती है। जैसे स्पर्म और वहां अपन परागकणों की बात करेंगे और अंडे की बात करेंगे, तो एक लिक्विड फॉर्म में रहेगी। लेकिन थोड़ी 48 घंटों के बाद में ही एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जिसे अपन युग्मनज कहेंगे। अब ये अपना क्या है, युग्मनज है, युग्मनज कोशिकाएं है ये, ठीक है। अब इन कोशिकाओं में, इस कोशिका में क्या होगा, एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। देखिए, यदि मैं आपको 2 प्रकार के विभाजन पढ़ूंगा, यहाँ पे 3 प्रकार के देखेंगे अपन। एक तो अनुप्रस्थ प्रकार का विभाजन, जो एक्स अक्ष के अनुदिश होता है। कि मान लिया ये अपन ने पढ़ा है कि ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है, तो इस एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, मतलब इस तरीके का जो विभाजन होगा वो 2 अनुप्रस्थ प्रकार का विभाजन कहलाएगा। एक जो होगा अनुदैर्ध्य प्रकार का विभाजन होगा, वो वाई अक्ष के अनुदिश होगा, इस प्रकार का विभाजन होगा। और एक होता है परिणत विभाजन। अपन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने इसको पिछली कक्षा में भी देखा होगा, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन का मतलब होता है कि जो कोशिकाएं होती है वो लगातार आगे की ओर वृद्धि करती रहती है। मान लिया कि ये अपने पास कोई कोशिकाओं का समूह है, यदि इसमें परिणत विभाजन हो रहा है, तो ये कोशिकाएं इस प्रकार आगे की ओर वृद्धि करती रहेगी। और अपनत विभाजन का मतलब होता है अंदर की ओर वृद्धि करती रहेगी। तो परिणत, अपन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, परिणत विभाजन की बात कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि परिणत विभाजन में कोशिकाएं आगे की ओर वृद्धि करती है। अब यहाँ मैंने युग्मनज की बात की है आपको, तो युग्मनज में क्या होता है, थोड़े समय बाद में एक अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है। अनुप्रस्थ विभाजन हो गया और अनुप्रस्थ विभाजन ये एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाता है। तो जो एक कोशिका युग्मनज की थी, वो 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो गई। 2 कोशिकाओं में डिवाइड होने के बाद इसको जो ऊपर वाली जो कोशिका है, इस कोशिका को शीर्षक कोशिका कह दिया। क्या कह दिया अपन ने, शीर्षक कोशिका कह दिया। और जो नीचे वाली जो कोशिका है, इसे अपन ने आधारीय कोशिका कह दिया।
ये शीर्षक और ये आधारीय कोशिका। अब देखिए पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि ये एक भ्रूण कोश का डायग्राम है और इस भ्रूण कोश के अंदर अपन ने अंड समुच्चय जो तीन कोशिकाओं का समूह होता है और इधर प्रतिमुखी कोशिकाएं जो तीन कोशिकाएं होती है और इधर जो केंद्रक में दो ध्रुवीय कोशिकाएं होती है। तो यहाँ जो विभाजन हो रहा है इस तरीके का ये विभाजन हो, मतलब जो युग्मनज बनेगा निषेचन के बाद में इस तरीके का ये युग्मनज बनेगा। तो जब अपन ने इस बीजांड में देखा था कि ऊपर वाले सिरे को अपन ने निभाग कहा और जो नीचे वाले जो सिरे जहां पे अन्य कोशिका और दो सहायक कोशिकाएं स्थित है उसको अपन ने बीजांड द्वार कहा। तो यदि मैं आपको यहां से बोलूं कि शीर्षक जो कोशिका है विभागीय सिरे की ओर स्थित रहती है और जो आधारीय जो कोशिका है वो बीजांडीय द्वारीय सिरे की ओर स्थित रहती है। अब हो गया इसमें कितने विभाजन हो गए, एक विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे शीर्षक और आधारीय दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई। फिर कुछ समय के बाद में क्या होता है कि इस शीर्षक कोशिका में तो अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। ये शीर्षक कोशिका थी, इस शीर्षक कोशिका में क्या हुआ अनुदैर्ध्य विभाजन, मतलब वाई अक्ष के अनुदिश होगा विभाजन, जो भी विभाजन होगा वो वाई अक्ष के अनुदिश होगा। तो वाई अक्ष के अनुदिश हो रहा है तो इस एक कोशिका से भी कितनी कोशिकाएं बन गई, अब अपने पास दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई। और इस आधारी कोशिका में लगातार दो या तीन जो होते हैं अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। तो अनुप्रस्थ विभाजन हो गए तो ये कोशिका इस तरीके से बट गई, डिवाइड हो गई ये कोशिका। अब इसके बाद में देखिए एक तो अपन ने बात की है इसकी शीर्षक कोशिका में अनुप्रस्थ और शीर्षक कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन हो गया और क्या हो गया कि इस आधारीय कोशिका में इसमें शीर्षक कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन हो गया और इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। अब आगे और डिवाइड हो जाता है और ये जो कोशिका है शीर्षक कोशिका इसमें फिर वापस से क्या हो जाता है अनुप्रस्थ विभाजन होगा और अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये चार कोशिकाओं का समूह बन जाता है। ये इस प्रकार से चार कोशिकाओं का समूह बन रहा है। इन चार प्रकार की कोशिकाओं को अपन चतुष्क कोशिका या चतुष्क समूह कहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, चतुष्क समूह कहेंगे। फिर कुछ समय के बाद में इसमें क्या होता है ये अनुदैर्ध्य विभाजन होगा इस तरीके से। अब ये तरीका डिवाइड होगा और इसमें से 8 कोशिकाएं बन जाती है। मान लो कि मैं इन कोशिकाओं को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, यहां से ये तो अपने पास जो आगे की तरफ दिख रही है वो 4 कोशिकाओं का समूह है और पीछे की तरफ की इन कोशिकाओं को मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां से ये पीछे की तरफ की कोशिकाएं 8 कोशिकाएं, इनको अपन अष्टांश कहते हैं। ठीक है, यहां अष्टांश बन गया। अष्टांश बनने के बाद में क्या होता है कि इस अष्टांश की जो कोशिकाएं होती है परिणत विभाजन करके, ये सभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब बीज का परिवर्तन होगा कि ये सारी विभाजन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अब इनमें क्या होगा, इस अष्टांश में परिणत विभाजन होने से 8 से 10 कोशिकाओं का समूह बन जाता है इसके चारों तरफ से। ये मैंने बात की है, इसको रख कर देते हैं इधर। इस प्रकार की कोशिकाएं है अपने पास। तो ये क्या कर रही है, ये सारी कोशिकाएं जो है अपने पास परिणत विभाजन कर रही है और परिणत विभाजन करके इन्होंने क्या बना लिया कि चारों तरफ कोशिकाओं का समूह बना लिया।
ठीक है, चारों तरफ से क्या बन गए, कोशिकाओं का समूह बन गया परिणत विभाजन करने से। अब ये परिणत विभाजन करने से ये कोशिकाओं का जो समूह बना है, तो ये बाहरी जो कोशिका है, जो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं स्थित है, वो सभी कोशिकाएं मिलकर बाह्य त्वचा का निर्माण कर लेती है। और इस जो प्रकार की आधारीय कोशिकाएं थी, इस कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं का समूह नीचे की ओर निकलता है। इन कोशिकाओं को निलंबक कोशिका कहते हैं। और इन निलंबक कोशिकाओं के ऊपर कुछ चूसांग लगे होते हैं जो भ्रूण कोश का अवशोषण करके कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करेंगे, इन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। और एक बाद में लास्ट में जाकर एक हृदयाकार प्रकार का भ्रूण का निर्माण हो जाता है और वो भ्रूण वृद्धि करके आगे की क्रिया को संपन्न करता है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो भ्रूण कोश में, क्योंकि ये इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके बता सकते हो कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको सोल्व करो। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं बीज का परिवर्तन। तो देखिए, मैंने आपको निषेचन में एक लास्ट में एक लाइन बोली थी कि जब भी निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो बीजांड से तो बीज बन जाता है और अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। बीजांड से बीज बन गया और अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। तो जब भ्रूण का परिवर्तन हो गया और जब एक नए फल का निर्माण होने लगता है, एक नए बीज का निर्माण होने लगता है, तो बीजांड के चारों तरफ से अध्यावरण रहते हैं। तो वो अध्यावरण क्या होते हैं कि बीज चोल में बदल जाते हैं। बीज का क्या बना लेते हैं, बाहर का आवरण बना लेते हैं। जो बाह्य अध्यावरण होता है वो बाह्य चोल बनाता है और जो अंतः अध्यावरण होता है वो अंतः चोल बनाता है। ठीक है, तो बाह्य चोल को तो अपन टेस्टा कहते हैं इंग्लिश में, और इसको टैगमन कहते हैं। अंतः चोल टेस्टा और टैगमन कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे बीज का परिवर्तन हो रहा है, मतलब बीज बन रहा है, लेकिन अपन आवृत बीजी पादपों की बात करें तो भ्रूण कोश के आधार पर बीजों को 3 भागों में बांटा गया है। यहां बात कर लेते हैं भ्रूण कोश को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है भ्रूण कोश के आधार पर। एक तो होता है अभ्रूण कोशी बीज, एक होगा भ्रूण कोशी बीज, और एक होता है परिभ्रूण कोशी बीज। तो देखिए, यदि जब बीज का परिवर्तन हो रहा है, बीज का निर्माण हो रहा है, तो उस बीज के निर्माण के समय यदि भ्रूण कोश का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है तो उस प्रकार के जो बीज होते हैं अभ्रूण कोशी बीज कहलाते हैं। मतलब जितना भी जो भ्रूण कोश है, उस भ्रूण कोश की सभी कोशिकाओं को काम में ले लिया गया बीज के निर्माण के दौरान। मैंने वहां आपको भ्रूण कोश में बताया था कि भ्रूण कोश जो होता है उसमें मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है। जो मृदुतक जो कोशिकाएं होती है ना, वो क्या होती है, जीवित कोशिकाएं होती है जो कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। तो अभ्रूण कोशी की बात की है, बीज के निर्माण के समय इनमें भ्रूण कोश पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, भ्रूण कोश बिल्कुल ही नहीं बचता है। तो उस प्रकार के बीजों को अभ्रूण कोशी बीज कहते हैं। जैसे डाइकोट्स, द्विबीजपत्री की बात करते हैं। द्विबीजपत्री का मतलब होता है जिनका बीज 2 भागों में टूट जाता है। जैसे अपन ने बात की है सभी प्रकार की दालें, वो क्या होती है, 2 प्रकार के बीज में 2 पत्रों में टूट जाती है। भ्रूण कोशी बीज की बात करते हैं, मतलब जिनमें बीज का निर्माण करते समय
भ्रूण कोश शेष रह जाता है। कुछ मात्रा में जो भ्रूण कोश की कोशिकाएं है वो बच जाती है, उन कोशिकाओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता। तो इस प्रकार के बीजों को भ्रूण कोशी बीज कहते हैं। जैसे मोनोकोट, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में जैसे अपन बात करते हैं गेहूं आ गया, मक्का, जो द्विबीजपत्री में चना, मूंगफली, ये सभी द्विबीजपत्री में। अब परिभ्रूण कोशी बीज की बात करते हैं, जिनका कुछ तो उपयोग कर लिया जाता है और कुछ बचता है, ठीक है, उन्हें अपन कहते हैं परिभ्रूण कोशी। और इनके तो गिने चुने दो प्रकार के उदाहरण है, एक तो काली मिर्च और एक होता है गाजर। ये दो परिभ्रूण कोशी, मतलब कुछ मात्रा में बच जाता है और कुछ मात्रा में इनका उपयोग कर लिया जाता है, उनको अपन परिभ्रूण कोशी बीज कहते हैं। ये मैंने डिटेल से आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा दिया था, तो आपको अगर आपकी पिछली क्लास के नोट्स रखे हैं तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और इससे ज्यादा जैसे डिटेल मैंने इनके प्रकार भी आपको पिछली कक्षा में बताया है कि इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, और इसमें भी मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण बताए हैं। लेकिन अपना यहाँ बोर्ड की एग्जाम है, तो जितना काम आ रहा है उतना ही अपन बात करेंगे। तो यहाँ अपनी बुक में अभ्रूण कोशी, भ्रूण कोशी और परिभ्रूण कोशी ओनली परिभाषा देकर उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो बस अपन को इतना ही ज्ञात करना है। अब अपन कल क्या करेंगे, इसके कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे, अपवाद देखेंगे, फिर उसके बाद में अपन पीढ़ी एकांतरण के बारे में आएंगे। पीढ़ी एकांतरण जो है वो भी पिछली वीडियो में अपन ने बता दिया है, मतलब पिछली क्लास में बता दिया था, ब्रायोफाइटा से युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद, यदि आपको याद हो तो फिर उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।